नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। केरल के पलक्कड़ में समन्वय बैठक आरएसएस की चल रही है और ये बैठक 3 दिन तक चली है। आज इसका पहला दिन था। अब आप सोचिए कि इस बैठक में क्या कुछ डिस्कस होना चाहिए था, लेकिन इस बैठक में जो समन्वय बैठक केरल में हो रही है, इसमें राहुल गांधी का एजेंडा सबसे पहले डिस्कस किया गया है। सबसे पहले चिंतन मंथन हुआ है राहुल गांधी के जरिए सेट किए गए सियासी एजेंडे को लेकर, और वो आपको पता है वो है संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, और उस सबसे अहम है जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसको लेकर मीडिया से मुखातिब होते हुए आरएसएस ने पहले दिन ही जब बात की तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, और जातिगत जनगणना पर बात करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुश्किलों में और इजाफा ही कर दिया है, क्योंकि ये कहा गया है सीधे तौर पर कि जातिगत जनगणना बेहद संवेदनशील विषय है। इससे समाज की एकता और अखंडता को खतरा है। जी हाँ, ये आरएसएस की तरफ से कहा गया है कि जातिगत जनगणना जो है वो एक बेहद संवेदनशील मामला है, बेहद संवेदनशील मसला है। इससे समाज की एकता और अखंडता को खतरा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी सांसद कंगना रनौत भी एक बार नहीं कई बार कई इंटरव्यूज में ये साफ तौर पर वो ये कह चुकी हैं कि जातिगत जनगणना होनी ही नहीं चाहिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आगे आरएसएस ने ये कहा है कि जातिगत जनगणना सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए नहीं करवाई जाए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि हिंदू धर्म में जाति संवेदनशील मामला है, चुनाव से ऊपर उठकर इस पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की प्रगति के लिए जरूरी हो तो जातिगत जनगणना हो, लेकिन सिर्फ चुनावी लाभ हासिल करने के लिए जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि एक तरह से बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना बेहद संवेदनशील मसला है, इससे समाज की एकता और अखंडता को खतरा है। तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। और ये कौन कह रहा है? ये आरएसएस कह रहा है। तो आरएसएस भी राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए इस पर बात की। तो इससे आप ये समझिए कि किस तरह की घबराहट है, डर है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जातिगत जनगणना को लेकर। भले ही आप राहुल गांधी का मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाएं, भले ही आप उनको बाल बुद्धि कहें, लेकिन अब ये पूरे तरीके से साफ हो गया है कि अब एजेंडा सेट राहुल गांधी कर रहे हैं और नैरेटिव सेट राहुल गांधी कर रहे हैं, और उस पर चर्चा आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जातिगत जनगणना का मसला एक ऐसा मसला है जिसको ना उगलते बन रहा है बीजेपी और आरएसएस के लिए, ना ही निगलते बन रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि खुलकर इसका विरोध करें या फिर खुलकर इसके साथ आकर खड़े हो जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 90% जो आबादी है जिसकी बात राहुल गांधी करते हैं, उसकी मुखालफत तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी मुखालफत अगर उन्होंने कर दी तो जाहिर सी बात है कि फिर उनका जो वोट बैंक है फिर वो कहाँ से आएगा। जिस वोट बैंक को लेकर, जिसको खुश करने के लिए वो लगातार जातिगत जनगणना का विरोध करते रहे या खुलकर सामने नहीं आए, उनकी बिना पर वो सरकार तो नहीं बना सकते हैं। और यही वजह है कि पहले ये कहना कि जातिगत जनगणना हिंदू धर्म में बहुत ही संवेदनशील ये पूरा मुद्दा है, जाति जो है और जातिगत जनगणना को कराना, ये एक तरह से उन्होंने कहा कि ये समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, क्योंकि इन 10 सालों में हमने ये देखा है और जिस तरह से समाज में एक नफरत पैदा की गई, एक खाई बनाई गई दो धर्मों के बीच में, हिंदू और मुसलमान के बीच में, उसमें लगातार इजाफा ही देखने के लिए मिल रहा है। जहां बीजेपी और बीजेपी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो हम मोहन यादव की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात करें, हम हेमंत बिस्व शर्मा की बात करें, महाराष्ट्र के नेता हैं नारायण राणे, उनका बयान भी आपने सुना होगा, किस तरह का सांप्रदायिक बयान उन्होंने दिया है मुसलमानों को देकर। लगातार जिस तरह से मुसलमानों को लेकर
अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर जो लिंचिंग से लेकर नफरत जो पूरे समाज में फैलाई जा रही है, उसको लेकर भी राहुल गांधी मुखर हुए हैं, उन्होंने इसकी बात की है। साथ साथ वो जातिगत जनगणना की भी वो बात करते हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये समाज में बराबरी के लिए कि हर कोई एक साथ एक पेडिस्टल पर हो, जातिगत जनगणना होना बहुत जरूरी है ताकि संख्या पता चले कि किस जाति की कितनी संख्या है, ताकि उसके हिसाब से उनकी हिस्सेदारी अलग अलग संस्थानों में, सरकारी, प्राइवेट से लेकर तमाम संस्थानों में की जाए, ताकि वो फैसले लें। जिनकी सबसे बड़ी संख्या है उनको अधिकार होना चाहिए कि वो फैसले लें। लेकिन एक मझधार में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ उसका सांप्रदायिक एजेंडा है जिसको वो पूरा झंडा बुलंद कर कर आगे बढ़ा रही है, जिससे उसे लगता है कि लगातार उसको सफलता मिली और आगे भी उसको इसको लेकर कामयाबी हासिल होगी। लेकिन दूसरी तरफ है सामाजिक न्याय का एजेंडा, जो एक सांप्रदायिक सियासत के सामने आकर डटकर खड़ा हो गया है और यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर अन्याय जो है उसको लेकर आज सख्ती से टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कोई सिर्फ आरोपी हो इसके लिए आप उसका घर बुलडोज नहीं कर सकते हैं, और अगर कोई दोषी भी हो तो भी आप उसका घर बुलडोज नहीं कर सकते हैं। किसी के बेटे की सजा, अड़ियल बेटे की सजा किसी के बाप को आप नहीं दे सकते हैं। ये न्याय प्रक्रिया में स्वीकार्य नहीं है। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि कोई बुलडोजर बाबा बनकर अपने आप को एक तरह से स्थापित कर रहा है, तो कोई बुलडोजर मामा बनकर अपने आप को स्थापित कर रहा है, और उसका उद्देश्य एक ही है, मजलूमों पर अन्याय करना और उससे अपनी सियासत को चमकाना। और इन मजलूमों की फहरिस्त में सबसे आगे कोई खड़ा है तो वो है मुसलमान। अभी आपने छतरपुर का पूरा आपने इंसिडेंट देखा कि कैसे करोड़ों की लागत से बना घर जो है वो कैसे धराशाही कर दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें हैं आजकल कि आने वाले वक्त में चुनाव है जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, उसके बाद झारखंड से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली, तमाम जगहों पर चुनाव होने जा रहे हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या अपना एजेंडा सेट करे जिसकी बिना पर वो लोगों के सामने वोट मांगने जाए, क्योंकि विकास के जो दावे भरे जाते हैं नरेंद्र मोदी की तरफ से वो तो इन 10 सालों में धराशाही हो चुके हैं। जो वादे किए वो पूरी तरीके से बेमानी साबित हुए हैं। और अब जातिगत जनगणना का एक ऐसा मुद्दा, संविधान लोकतंत्र बचाने का ऐसा मुद्दा जिसमें लोकसभा इलेक्शन में मुंह की खानी पड़ी थी भारतीय जनता पार्टी को, और अब उसको इसकी काट समझ में नहीं आ रही है। सांप्रदायिक सियासत भी उनको कोई बहुत सहारा देती हुई नजर नहीं आ रही है। एक जो उनका वोट बैंक है जो हमेशा से उन्हें वोट करता रहा, शायद वो फिर भी उनको वोट करे, लेकिन इसके अलावा जो बड़ा वोट बैंक है, चाहे वो दलित समाज का हो या ओबीसी समाज का हो, वो पूरी तरीके से छिटक कर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया है। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी की वजह है, और इसीलिए उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस पे क्या किया जाए। और इसको लेकर आरएसएस भी उनको बहुत ज्यादा कोई क्लियर दिशा निर्देश देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसको लेकर मैं आपको ये बताऊं कि टिप्पणी की गई है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, ट्वीट कर कहा है, आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। आरएसएस का कहना है जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते हैं। लेकिन लिखकर रख लीजिए, जातिगत जनगणना होगी और कांग्रेस इसको कराएगी, ये कहना है कांग्रेस का। और इसको लेकर जयराम रमेश जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, पहले कंगना, अब आरएसएस, इसके बाद नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। जातिगत जनगणना और दलित, आदिवासी और ओबीसी आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने से ही पूर्ण सामाजिक न्याय संभव हो पाएगा। भाजपा आरएसएस का पर्दाफाश हो रहा है। तो जमकर यहाँ पर घेरा है बीजेपी को भी और आरएसएस को भी कांग्रेस ने, और ये कहा है कि असली चेहरा खुलकर सामने आ गया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये समन्वय बैठक तो हो रही है आरएसएस की, जिसमें उन्हें एक तरह से दिशा निर्देश देने चाहिए थे, क्या एजेंडा सेट करना चाहिए था आगे आने वाले चुनाव का, कि बीजेपी आखिर क्या करे और किन
मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़े, लेकिन लग रहा है कि इस पर एक और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी गई है, क्योंकि वो अपने उस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहता जो अगड़ा वोट बैंक है, और पिछड़ों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन बिना जातिगत जनगणना के वो मुमकिन ही नहीं है। और इस पर बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे इस पर। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। आप देख सकते हैं मेरे साथ विवेक देशपांडे जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत विवेक जी आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा जी जुड़ गए हैं, जाने माने पत्रकार हैं, बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, कई दशकों का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है। उमाकांत जी बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। उमाकांत जी, शुरुआत में अगर आपसे करूं, ये समन्वय बैठक हो रही है, आज पहला ही दिन है और पहले ही दिन राहुल गांधी डिस्कस हो रहे हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि एक तरफ कह रहे हैं कि अखंडता को और समाज की अखंडता को खतरा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर ये कराया जाए तो इसका राजनीतिक नफे नुकसान के लिए नहीं होना चाहिए। क्या कोई कंफ्यूजन आप देख रहे हैं, या फिर सीधे तौर पर ये बता दिया गया है बीजेपी को आरएसएस की तरफ से कि इस मुद्दे पर उन्हें करना क्या है? देखिए, आरएसएस कंफ्यूज नहीं है। आरएसएस का बहुत क्लियर कट एजेंडा है, और जो उनका एजेंडा था जिस पर भारतीय जनता पार्टी मोटे तौर पर चलती है, ये अलग बात है कि थोड़ा थोड़ा मतभेद होते हैं, लेकिन जो जो बड़ा फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क में आरएसएस की जो डायरेक्शंस हैं और बीजेपी की जो दशा दिशा है, कोई भेद नहीं, कोई फर्क नहीं है। और जो अभी जो फीडबैक आया है, उनकी प्रतिक्रिया आई है उनके आरक्षण को लेकर के कि इससे कास्ट में कास्ट जातिवाद फैलेगा समाज में, और इससे माहौल खराब होगा और समाज बटेगा। तो समाज तो जाति से नहीं बट रहा है ना, समाज तो कम्युनल जो फ्लेयरअप है, कम्युनल जो गेम कर रही है आरएसएस, जो उसका एजेंडा है, और बीजेपी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, अपनी सरकारों में इम्प्लीमेंट कर रही है, राज्यों में इम्प्लीमेंट कर रही है। चुनाव के वक्त में तो और कोई काम ही नहीं होता। इसके अलावा चुनाव के टाइम पर तो यही काम होता है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान करके और समाज को बांट करके और आप वोट की पॉलिटिक्स करें, और वोट पॉलिटिक्स से आप जो है इस तरह का कोशिश करें कि इस देश में हिंदू मुसलमान के अलावा कोई कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई, सारे समाज में सब कुछ शांति है और हर जगह कोई समस्या ही नहीं है। और आरएसएस की जो एनुअल बैठक, समन्वय समिति की जो बैठक हुई, हालांकि उसमें कई तरह के इश्यूज हैं, कई तरह के संगठन है, 300 350 के करीब लोग वहां एकत्र हुए हैं पालाकट में। लेकिन मैं इसको व्यापक संदर्भ में ये कहूंगा कि बड़ा डर है उनमें, क्योंकि लोग समाज के तबके, समाज के जो आर्थिक इश्यूज हैं, समाज के रोजगार के मुद्दे हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, और जो गैर बराबरी है, असमानता है, आर्थिक असमानता है, अशिक्षा है, ये तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, ये पिछले लोकसभा के चुनाव के परिणाम जो निकले हैं उससे ये नतीजे, इस नतीजे से वो भौचक हैं। वो उनको बड़ा सेटबैक लगा है कि लोगों ने उन सारी नीतियों को जो मोदी सरकार जिनको इम्प्लीमेंट कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, उन नीतियों को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और उत्तर प्रदेश जो है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन का श्री गणेश किया था, शुरुआत की थी, वहां भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा मॉड्यूल था, कम्युनल मॉड्यूल था उसका, उसको जनता ने ठुकरा दिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि ये 400 पार कर रहे थे, देश में 400 पार लाएंगे, और 200 जो खींच खाच के 290 293 पर एनडीए आ गया। और भारतीय जनता पार्टी की तो हालत इतनी खराब है कि उसको 30-40 सीटों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए अपने बल पर, और बैसाखियों पर टिकी हुई है। तो ये जो हालत है भारतीय जनता पार्टी की, अच्छा होता कि आरएसएस अपने जो पालाकट समन्वय समिति की बैठक है उसमें इन मुद्दों पर चिंतन करती कि ये हार जो है ये आपकी विचारधारा की हार है, समाज को बांटने की जो आपके जो जिसको कहते हैं तुच्छ मानसिकता है, सांप्रदायिक एजेंडा है,
उसको जनता ने ठुकराया है, उसकी हार है। तो बजाय कि आप जातिवाद को ये माने कि जाति से लेकर के समाज बटेगा, समाज जाति से नहीं बढ़ता, समाज तो जातियों में ऑलरेडी विभाजित है, सदियों से प्राचीन काल में विभाजित है। और इस देश में जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में तो ये है ना कि जो गरीब आदमी होगा वो उन तरह के काम करेगा जो अछूत माना जाए ताकि वो समाज में, और उसके बाद जो अमीर और संपन्न लोग हैं वो आगे बढ़े और फिर वो इलीट कहलाए, और जो गरीब है उसका शोषण हो। और अल्टीमेटली जो लोग हैं उन लोगों को, उन गरीबों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करें, समय समय पर राजनीतिक पार्टियां उनको लालच दें, पैसा दें, और वो जो जिस कुएं में और जिस गड्ढे में वो लोग पड़े हुए हैं वहां से ऊपर से उठाने की कोई जरूरत नहीं हो। और भारतीय जनता पार्टी का तो जो ब्राह्मणिकल जो पॉलिटिक्स है, वो ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स, वो जो मनुवाद है, वो तो उसको नहीं छोड़ सकते ना वो। तो मनवाद की जो राजनीति है, वो मनवाद की राजनीति उनका पैमाना है समाज को देखने का, समझने का। तो उनसे पालाकड़ सम्मेलन की समन्वय समिति में की जो बैठक हुई और जो वहां से निकल के आ रहा है, मुझे तो जरा सा भी आश्चर्य नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने वही कहा जो वो सोचते हैं, जो वो मानते हैं, और जो एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी, लेकिन उमाकांत जी, आपको ये नहीं लग रहा कि अभी लोकसभा इलेक्शन अभी खत्म हुए और उन लोकसभा इलेक्शन में यही मसले इतने बड़े थे कि जातिगत जनगणना हो, सामाजिक बराबरी की बात हो, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, और अभी इलेक्शन से जस्ट पहले ये मीटिंग हो रही है और उसमें आप यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि समाज की एकता और अखंडता को खतरा है जातिगत जनगणना से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुश्किल नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने देखा है, भले ही कंगना रनौत जैसी नेता ये कहती रही हो कि भाई जातिगत जनगणना होनी नहीं चाहिए, इसकी जरूरत ही क्या है, लेकिन बीजेपी की तरफ से इसको लेकर ना कुछ कहा जा रहा है। वो ऐसा हो गया है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। तो क्या इससे और बीजेपी की और मुश्किलें पैदा नहीं होंगी? देखिए, मुश्किल पैदा क्यों होगी? देखिए, वो उनका अपना एजेंडा है। उनको जितना वो उनके जो नेता है ना, नेताओं के बयान देखिए आप, हेमंत बिश्व शर्मा के बयान देखिए किस तरह से वो जहर उगल रहे हैं। इनके मुख्यमंत्री मोहन यादव किस तरह का जहर उगल रहे हैं, किस तरह की घटनाएं उनके राज्य में हो रही है। आप ये देखिए ना कि जैसा जैसा वो सोचते हैं वही तो हो रहा है। और उनको लगता है कि अगर जाति रिजर्वेशन और गरीबी अमीरी और जाति के आधार पर चीजें अगर होंगी, तय होंगी, और रिजर्वेशन अगर उन तबकों को मिलेगा कि जो गरीब तबके हैं, और इसमें सीधी सी बात है कि 1990 में जो मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो कमंडल की पॉलिटिक्स को ही, वही उनका वजूद है। उस वजूद से अगर उन्होंने पीछे हटे तो वो कहीं के रहेंगे नहीं। तो इसलिए वो इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहते। उनको लगता है कि ये जो फसल पकेगी, तो इसी फसल में वो अपनी लहलाती वोटों की फसल देखेंगे वो। और उनको लगता है कि सत्ता अगर पानी है तो धर्म के आधार पर देश को बांटना पड़ेगा। ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो विविधताएं हैं भारत की, वो विविधताएं उसको स्वीकार नहीं है। वो वन नेशन वन 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 नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रिलीजन, इसकी बात करती है। भारत जैसे मुल्क में जहां डाइवर्सिटी है, विविधताएं हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, और भाईचारे से सदियों अनादिकाल से अनंत काल से लोग रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मंजूरी नहीं है इस तरह की जो उसकी पॉलिटिक्स है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जी जी, बिल्कुल। और एक बार मैं दर्शकों को फिर से बता दूं कि 31 तारीख को ये समन्वय बैठक जो है वो आरएसएस की केरल में शुरू हुई थी। आज उसका आखिरी दिन था और आखिरी दिन जब मीडिया से मुखातिब हुआ आरएसएस, तो उसके बाद उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की है। लेकिन जातिगत जनगणना, जो कि देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा फिलहाल बना हुआ है, उसको लेकर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जातिगत जनगणना समाज की एकता और अखंडता को इससे खतरा है, जिसकी बात लगातार राहुल गांधी तमाम मंचों से करते रहे हैं।
कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जब वो इसकी बात नहीं करते हो। और इंडिया गठबंधन भी इस पूरे मामले को जोर शोर से ना सिर्फ उठाता रहा है बल्कि उसको इससे लेकर कामयाबी भी हासिल हुई है। जो उसने पूरा का पूरा नैरेटिव ये बनाया, ये मुद्दे उसने बनाए कि अगर 400 पार होता है तो देश की संविधान लोकतंत्र को खतरा है, बदल दिया जाएगा देश का संविधान, और इसके साथ साथ जो पिछड़ा और अति पिछड़े हैं उनके लिए किस तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती है, और आरक्षण जो है वो कराना कितना आरक्षण कितना जरूरी है देश के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर, और 50% का जो कैप है वो हटना कितना जरूरी है, इस सब को लेकर मुखर होकर राहुल गांधी अपनी बात रखते रहे हैं। लेकिन क्या विवेक देशपांडे जी, इस बैठक ने, समन्वय बैठक ने ये साफ कर दिया है कि एजेंडा तो एक ही है आरएसएस और बीजेपी का, और वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, जिसकी बानगी हम लगभग हर रोज देख रहे हैं, महाराष्ट्र से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर, राजस्थान से लेकर और आसाम, तमाम जगहों पर, और वो चेहरे वो भी हमारे सामने हैं। कोई वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री हैं, और एक स्टेट ही एक मजहब के खिलाफ आकर ऐसा लग रहा है जैसे खड़ा हो गया है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर अन्याय को लेकर फटकार भी लगाई है। लेकिन ये साफ हो गया है कि जाति आधारित जो पूरी सियासत है, सामाजिक न्याय की, सामाजिक बराबरी की जो पूरी सियासत है, उसको लेकर अब पूरे के पूरे उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा एक ही है जो लगातार वो पिछले 10 साल से चला रहे हैं। क्या ये कहा जाए? जी, शरद जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बारे में 2 शब्द कहूंगा और बाद में मुख्य विषय पर आऊंगा। एक तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो कहा है, मैं उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि इतने दिनों से चल रहा है। ये जो बुलडोजर वाला मामला है कितने दिनों से चल रहा है। अब तक सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट का काम था कि उसका सो मोटू कॉग्निजेंस लेते और कहते कि ये न्याय प्रक्रिया का अपमान है और इस तरह से आप किसी का घर उजाड़ नहीं सकते। तो ये कहना बहुत पहले ज़रूरी था। आज जाकर सुप्रीम कोर्ट कहता है उसका कोई अर्थ नहीं है। अब तक सैकड़ों लोगों के घर ये गिरा चुके हैं, तो उसका कम से कम ये तो करें सुप्रीम कोर्ट की, जिनके घर आपने गिराए हैं उनको कॉम्पेंसेशन दीजिए, क्योंकि आपने न्यायिक प्रक्रिया के तहत वो घर नहीं गिराया है, इसलिए पहले उनको कॉम्पेंसेट कीजिए और फिर बाद में उनका घर इलीगल है लीगल है ये इसकी तहकीकात कीजिए और बाद में एक्शन लीजिए। पहले तो आपने उनका घर गिराया है तो उनको कॉम्पेंसेट करिए। ये कहने की जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की। सिर्फ कॉस्मेटिक कोई बात कह दे कि ये ठीक नहीं है वगैरह, इसका कोई अर्थ नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन जहां पर वो सम्मान ड्यू है वहीं पर करूंगा, जहां पर नहीं है वहां पर अब खरी खरी सुप्रीम कोर्ट को भी सुनानी जरूरी है, ये मैं मानता हूं। ये हो गई पहली बात। जहां तक आरएसएस की इस बयान का संबंध है, मैं समझता हूं कि क्लियरली बैकफुट पर है, पूरा संघ परिवार बैकफुट पर है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बैकफुट पर है, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं, उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई ये कह के कर रहे हैं कि भाई इसका टारगेटेड बेनिफिट्स देने के लिए इस्तेमाल हो, राजनीति के लिए नहीं। राजनीति के लिए इस्तेमाल इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि जैसे कि मुझसे पहले उन्होंने कहा भी कि ये एक मनुवादी व्यवस्था को चलाने के पक्ष में पूरा जो संघ परिवार का जो इकोसिस्टम है वो एक मनुवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया 1925 से चल रही है। मतलब देखिए, ये इनके कई यूनिवर्सिटीज में इन्होंने मनुस्मृति पर विशेष मतलब करिकुलम में मनुस्मृति को डाला है। ये कौन से मुंह से बात करते हैं कि हम मनुवादी नहीं है? ये मनुवादी है। और जो 1925 में हेडगेवार जी ने जब आरएसएस की स्थापना की तो उसमें हिंदू संगठन की जो बात थी उसके पीछे और भी एक बैकग्राउंड था। वो बैकग्राउंड ये था कि उस समय सामाजिक न्याय की लड़ाई इस देश में बड़े जोर शोरों से शुरू हुई थी। महात्मा फुले, अंबेडकर और कई दलित नेता सामने आए थे और जो वर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ उन्होंने एक आवाज बुलंद की थी और समाज में ये एक चर्चा शुरू हो गई थी कि ये जो मनुवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उसका कुछ करना होगा। इस व्यवस्था के चलते इस देश की ये दुर्गति हुई है, क्योंकि इस व्यवस्था ने इस देश को कई जातियों में बांटा है और जिसकी वजह से इस देश हमारी गुलामी का एक बेसिक कारण ये था।
कि हम अलग अलग तबकों में बटे थे, और ये बंटवारा किसने किया था? ये मनुवादी व्यवस्था ने किया था। तो देश की जो बुरी हालत है उसके लिए ये वर्णवादी व्यवस्था जिम्मेदार है। इस तरह की समझ बनती जा रही थी, और आरएसएस जो है वो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के एजेंडा से ही स्थापन हुई थी। ये जो मुस्लिम क्रिश्चियंस के खिलाफ जो उनका एक कैंपेन है, वो उनका एक मेन एक मुख्य धारा तो थी ही, लेकिन उस मुख्य धारा के साथ साथ मनुवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना और वर्चस्ववादी, ब्राह्मण वर्चस्ववादी व्यवस्था को आगे बढ़ाना, ये भी था। क्योंकि जब सामाजिक न्याय की लड़ाई चल पड़ी थी, उस समय ये डर इनके मन में पैदा हो गया था कि कहीं ये लड़ाई अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है तो जो समाज के ऊपर बैठे हुए, सबसे ऊपर बैठे हुए तबके हैं, उनको नुकसान हो सकता है। मतलब जो भी अपर कास्ट है उनको नुकसान हो सकता है। और चूंकि आरएसएस एक अपर कास्ट लोगों ने चलाई हुई मूवमेंट थी, वो अपर कास्ट का इंटरेस्ट इसमें अफेक्ट ना हो, ये भी उनका एक कंसर्न था। मतलब और उसमें उन्होंने किया ये, उसमें आइडिया ये था उनका कि जो माइनॉरिटीज के खिलाफ, पर्टिकुलरली मुसलमानों के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल हिंदू यूनिटी बनाने की कोशिश की। मतलब समाज के उन तबकों को जिनको इस लड़ाई से कुछ लेना देना नहीं था, उनको ये बताया गया कि हमारे असली दुश्मन वो है, मतलब मुसलमान और क्रिश्चियन और बाकी लोग जो है माइनॉरिटीज, वो हमारे दुश्मन हैं। ये बताने की कोशिश पिछले 100 साल से हो रही है। हालांकि ये कोशिश बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कई दशकों तक नहीं हुई, क्योंकि गांधी नेहरू का जो पैराडाइम था उसका इन्फ्लुएंस हमारे देश पर इतना था कि इनके विचार को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और हमारा समाज ही मूलतः ऐसा नहीं था, इसलिए इनके विचार को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन ये डटे रहे, ये डटे रहे, ये बहुत परसिवियरेंस के साथ में इन्होंने ये जो विश है इसको लोगों के गले में उतारा, धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग करके, और उन्होंने क्रिटिकल मास अचीव किया। वो क्रिटिकल मास भले ही 37% हो, लेकिन उससे चुनाव जीतना और चुनाव जीतकर जो भी हिंदुत्व का एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करना उनके लिए पॉसिबल हो गया। तो आज भी मतलब इस देश के मैक्सिमम, मतलब मेजॉरिटी जो हिंदू है वो इनको नहीं मानते। इनको मानने वालों की जो संख्या है वो आज भी माइनॉरिटी में ही है, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो इस देश के ग्रेन के अगेंस्ट है। इट गोज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ दिस नेशन, इसलिए उसको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और ये उनको पता है। इसलिए इन्होंने ये आर्टिफिशियल यूनिटी जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी यूज करके, झूठ फैला के ये जो आर्टिफिशियल यूनिटी बनाई है, अब इस आर्टिफिशियल यूनिटी में सेंध लग रही है। वो सेंध लग रही है सामाजिक न्याय की लड़ाई से, और यही उसके ऊपर उतार है। ये जो कम्युनलिज्म है उसके ऊपर उतार क्या है? उसके ऊपर उतार यही है कि समाज के उन तबकों को जिनको इन्होंने बरगलाया है, उनको ये बताया है कि आपका असली कंसर्न मुसलमान होना चाहिए, आपका असली कंसर्न सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं है। मतलब हिंदू समाज में उनको बराबरी का हिस्सा मिले, बराबरी का न्याय मिले, इसके लिए कोशिश करने के बजाय एक आर्टिफिशियल हिंदू यूनिटी बनाकर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ भी वायलेंस करना है, उनके खिलाफ जो भी कैंपेन करना है, उसमें इन लोगों को ये फुट सोल्जर्स बनाते हैं। जो समाज के तथाकथित निचले स्तर पर रहने वाले लोग हैं, उनको फुट सोल्जर्स करके इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि जो मुसलमानों के खिलाफ वायलेंस होता है उसमें अपर कास्ट कहीं नहीं जाते, यही लोग ओबीसी, दलित, आदिवासी, इनका उपयोग किया जाता है। जबकि इनका असली कंसर्न हिंदू समाज के अंदर जो उनके साथ अन्याय होता है, उस अन्याय का निराकरण हो, ये इन तबकों का असली कंसर्न होना चाहिए। लेकिन उनको उनके इस बात को भुलाया गया, उनको इस बात को वो भूल जाए, इस तरह का एक विष इन्होंने फैलाया, और उनकी खुद की सामाजिक न्याय के कंसर्न्स को दबाकर उनको ये जताया गया कि आपकी असली लड़ाई तो मुसलमानों के साथ है। इस तरह से इन्होंने समाज को बरगलाया है। अब समय पिछले 2-3 साल से जो सामाजिक न्याय का मुद्दा आगे बढ़ा है, उससे इनका ये खेल जो है वो अभी ये खेल खराब होने की स्थिति में आ गया है। क्योंकि अभी हिंदू समाज के अंदर ही एक चर्चा शुरू हो गई है कि हिंदू समाज के जो दबे कुचले तबके हैं उनको न्याय कब मिलेगा, मुसलमानों के साथ क्या करना है वो बाद में देखेंगे,
लेकिन हमारा न्याय हमको कब मिलेगा, वो आप कब देंगे? मुसलमानों के खिलाफ हमको खड़ा कर देते हैं आप, लेकिन हमारे न्याय का क्या है? इस तरह के सवाल इन दबे कुचले समाज के तबकों से जब अब उठने लगा है, तब इनको इनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गया है, इसका एहसास हो रहा है। इसलिए अभी ये मजबूरन ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए ना हो, और उसका टारगेटेड बेनिफिट्स के लिए, सामाजिक न्याय के लिए उसका उपयोग हो तो कोई बात नहीं। ये उनको कहना पड़ रहा है, क्योंकि इनका गेम जो है हिंदू समाज को एक झूठे झगड़े में फंसाकर उस हिंदू समाज के उन तबकों को उनके न्याय से वंचित रखना, जो न्याय हजारों साल का इंतजार करने के बाद भी उनको नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये जो इनका खेल इन्हीं पर उलट गया है, इससे बड़े चिंतित है, इससे बड़े चिंतित है, और इसलिए अभी इस तरह का पैंतरा उन्होंने फेंका है कि नहीं नहीं, सामाजिक न्याय के लिए वो होना चाहिए सेंसस, लेकिन याद रहे इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए ना हो। क्यों ना हो राजनीति के लिए? राजनीति में तो ये सारे मुद्दे होते ही हैं। तो अभी ये बैकफुट पर जाने की वजह से इनको पता नहीं चल रहा है कि अभी इस विषय को किस तरह से हैंडल किया जाए। ये है इनकी असली समस्या। ये एक बहुत अच्छा टर्न है इस देश के सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए, एक बहुत अच्छा एक मौका है, और इसको पूरी बहुत ताकत के साथ भुनने की जरूरत है, राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी इसको बहुत अच्छे से भुनने की जरूरत है। और ये जो नकली लड़ाई, जिस लड़ाई का कोई अर्थ नहीं, जो लड़ाई है ही नहीं, उस लड़ाई में लोगों को उलझाने का जो इनका गेम प्लान है, उसको फॉइल करने की ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इसका फायदा इसी समय उठाना जरूरी है, क्योंकि अभी ये लोग बैकफुट पर है। बुशरा जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि पूरी तरीके से बैकफुट पर है, और एक कन्फ्यूजन भी है, लेकिन साथ-साथ में तमाम बातों को कहना भी है। अपने उस वोट बैंक को भी वो साधना चाहते हैं जो अपर कास्ट है, और उस वोट बैंक को भी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं, जिसको उन्होंने इतने दिनों में अपने साथ एक सोशल इंजीनियरिंग करके जो साथ में खड़ा किया है। सवाल ये है उमाकांत लकेरा जी कि क्या तीर निशाने पर लगा है राहुल गांधी का? सामाजिक न्याय की लड़ाई को उन्होंने इतना बड़ा बना दिया है कि क्या आपको लग रहा है कि सांप्रदायिक सियासत उसके आगे अब बोनी नजर आ रही है, और आरएसएस को अभी ये कहना पड़ रहा है? एक तरफ वो ये कहते हैं कि भाई वो बांटती है, सामाजिक एकता और अखंडता के लिए खतरा है, तो दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये लोग पूछेंगे उनसे कि आप भाई कहना क्या चाहते हैं, आप आखिर इस पर आपका स्टैंड क्या है? और ऐसे में फिर योगी आदित्यनाथ ये कहें कि भाई अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, तो यानी कि हर तरफ से मैसेजिंग की जा रही है। राहुल गांधी ने जो एक तरह का एक पूरा का पूरा एक विमर्श, सियासी विमर्श जो शुरू किया है, वो कहा जा सकता है कि तीर जो है वो निशाने पर लगा है। बिल्कुल, देखिए अगर निशाने पर नहीं लगा होता तो ये जिसको कहते हैं ना कि ये मिर्ची क्यों लगी होती, ये जो मिर्च लगी है, ये मिर्च से दरअसल क्या है कि आरएसएस का जो पूरा ताना बाना था, उसको एक पॉलिटिकल जिस ढंग से एक पोलराइजेशन हुआ है उग्र हिंदुत्व के नाम के खिलाफ और सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, और सांप्रदायिकता की जो पॉलिटिक्स है उसकी जो बुनियाद है आरएसएस की और बीजेपी की, वो बुनियाद ये है कि जो 80% आबादी है या 82% जो भी आबादी है हिंदू आबादी, उसमें ध्यान भटका करके लोगों को एक चीज का एहसास दिलाए कि हिंदू सुख, कि आप हिंदू हैं ये बहुत है, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं ये कम है कि आप हिंदू हैं, और हिंदू सुख का एहसास लीजिए। चाहे आप गरीबी से जूझ रहे हो, चाहे आप बेरोजगारी से जूझ रहे हो, चाहे आप भूख से जूझ रहे हो, गैर बराबरी से आप जूझ रहे हैं, तो आप हिंदू हैं। और मुसलमान अगर गरीब हैं, अशिक्षित हैं और मजदूरी करते हैं और उस गैर बराबरी पर आप उनको लाते नहीं हैं और उनको आप दुश्मन मानते हैं, तो इसको आप एंजॉय कराइए, एंजॉय कीजिए आप इसको, आपको हिंदू सुख होने का एहसास दीजिए। तो ये जो लोकसभा का जो नतीजा था, जो परिणाम था,
उसने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संघ परिवार के हिंदू सुख की प्रसाद बांटना या रेवड़ी बांटना का पूरा तख्ते को पलट दिया। और वो सारे मुद्दे कि ये जो रास्ता है देश को गैर बराबरी खत्म करना, देश को गरीबी खत्म करना, अशिक्षा खत्म करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जो हिंदू सुख की जो पुड़िया सुंघाते हैं ना चुनाव के टाइम पर, उससे ये मुमकिन नहीं है। जब तक आप ढंग से सोशल इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, उसमें देखिए उसको एग्जीक्यूट करने में, प्लानिंग करने में, धरातल पर लागू करने में खामियां हो सकती हैं। कई लोगों को उसका असर नहीं मिल सकता है। उसमें भी जो क्रिमिलियर का सवाल है कि भाई 4-4 पीढ़ियां हैं, बहुत संपन्न लोग हो गए हैं, उसके बाद भी वो लोग आरक्षण का लाभ नहीं छोड़ रहे हैं। और जो उन्हीं के गांव में जो गरीब हैं, जो 300 साल 400 साल से मोची का काम कर रहे हैं और आज भी उनके बच्चे शहरों में फुटपाथ पर वही काम कर रहे हैं, तो वो एक अलग इश्यू है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये किसने दे दिया कि ये अधिकार कि आप देश में बांटें कि सब सही हो रहा है? आपकी सारी योजनाएं फेल हो गई। जो सरकारें को आप सपोर्ट करते हैं उनकी सारी योजनाएं फेल हो गई, उनकी आर्थिक नीति फेल हो गई, उनकी विदेश नीति फेल हो गई, उनका पैसे रुपए को डॉलर के मुकाबले खड़ा करने के दावे फेल हो गए हैं, उनके 2 करोड़ रोजगार देने के वादे फेल हो गए हैं, 15 लाख पर आदमी को देने के वादे फेल हो गए हैं। महिलाओं के साथ जो अत्याचार है, इन्होंने कहा था कि अब की बार मोदी सरकार, अब नहीं होगा अत्याचार महिलाओं के खिलाफ, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। तो महिलाओं के खिलाफ कैसे अत्याचार हो रहे हैं? नंगी घुमाई जा रही महिलाएं, आप प्रवचन दे रहे हैं। कल भी मोदी जी ने प्रवचन दिया, कल भी उन्होंने एक जगह बोला कि न्यायिक व्यवस्था, आप 10 साल से क्या चने भाड़ रहे थे, आप क्या कर रहे थे? कोई पूछे ना कि आपने न्यायिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए और जो पेंडेंसी है छोटी छोटी अदालतों में क्या किया आपने? समाज न्यायिक व्यवस्था तो कोर्ट से शुरू होती है ना। असली जो न्याय मिलता है लोगों को अदालतों से मिलता है। तो अदालतों को आप 11 साल हो गए, आप 11वां साल पावर में हो गया, 11वीं बार आपने लाल किले से संबोधित कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा निचली अदालतें ढंग से काम नहीं कर रही हैं। तो निचली अदालतों पर जो 1-1 साल और 1.5 साल की तारीखें लग रही हैं, क्यों लग रही हैं? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि उनको पास सवालों के जवाब नहीं है। उनके पास इस देश को बांटने की जो उनकी तरकीबें हैं और जो जो उनका एजेंडा है, वो तो उसका जवाब तो उनके पास है नहीं, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हम तो सवाल पूछने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछेंगे। आप मीडिया को पार्लियामेंट में एंट्री बंद करेंगे और आप कहेंगे कि हम जो है देश को 21वीं शताब्दी में हम देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के एट पार लेके जा रहे हैं, हम राम राज्य ला रहे हैं। तो राम राज्य अगर आप ला रहे थे तो जहां से राम राज्य का मंदिर बना भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का, वहां क्यों जनता ने हराया आपको? मतलब वो तो एक मॉड्यूल है ना, आपकी राजनीतिक विफलता का मॉड्यूल तो अयोध्या है, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था और मंदिर भी आपने बनाया। तो ये सारी जो उलटबाजियां हैं, उलटबाजियां अल्टीमेटली इनका पीछा कर रही हैं और ये अपनी छाया से डर रहे हैं। ये इनको डर लग रहा है कि 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं, वहां अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई और गैर बराबरी की के खिलाफ जो मुहिम है विपक्षी पार्टियों की, अगर वो एकता इंडिया अलायंस की जो हुई है और आप जगह जगह बुरी तरह हारने की एडवांस में खबरें आ रही हैं, आप ही के लोग कह रहे हैं कि हमारा 4 राज्यों में हालत खराब है, तो अब आपको चूंकि हार दिखाई दे रही है, तो अब आपने इस तरह के जो एजेंडे हैं उन एजेंडों को आपने सामने ला रहे हैं। और सबसे बात खत्म करूंगा मैं इस पॉइंट के साथ में कि अगर आपकी राजनीति सही होती, 1925 से आप गलत रास्ते पर नहीं होते, अगर इस देश को के नवनिर्माण में, इस देश में सामाजिक शांति, सुख और धर्म संभाव की अगर आपकी रणनीति होती, राजनीति होती, तो आपके अलावा तो पावर में कोई आता ही नहीं 47 के बाद। देश आजाद होने के बाद आप ही पावर में आते, क्योंकि आप तो देश की आजादी में कहीं थे ही नहीं, तो आप किस आधार पर आप पावर में आते? क्योंकि आपके लोगों ने तो मुखबिरी की अंग्रेजों की। तो ये तमाम सवाल हैं जो आरएसएस, मुझे लग रहा है कि ये जो जहर फैलाने का जो उनका प्रपंच है और जो उनका एजेंडा है, जो रोडमैप है, वो चाहते हैं, वो मानते हैं कि जहर फैलाने की जो पुड़िया है
वो बांटते रहिए आप समाज में। तो ना कोई आरक्षण की मांग करेगा, ना कोई रोजगार मांगेगा, ना कोई महंगाई की बात करेगा, ना कोई गैर बराबरी की बात करेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी। जी, बिल्कुल, ज़ाहिर-सी बात है और वो जो एजेंडा है वो अब लग रहा है कि उनका बिल्कुल भी काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक चेहरा जो उन्होंने बनाया, एक चेहरा जिसको उन्होंने पूरा प्लेटफ़ॉर्म दिया, नरेंद्र मोदी, अब उनका मैजिक भी काम नहीं कर रहा है। क्या ये भी विवेक जी, क्या ये भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है अब आरएसएस के लिए? वो जो अपने वो 100 साल कंप्लीट होने पर जो जश्न मनाना चाहता था, जहाँ पर उन्हें लगता था कि भई भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर सरकार होगी, वो तो हो नहीं पाया। तीसरी बार सरकार बनी है लेकिन बैसाखियों पर टिकी हुई है। इन तमाम मुद्दों पर जो मुद्दा इंडिया गठबंधन उठा रहा है, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं, जो उनके घटक दल हैं, वो बीजेपी से ज़्यादा इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू, आप जिसकी भी बात कर लीजिए। और यही वजह है कि अब ऑपरेशन, एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेशन लोटस भी शुरू कर दिया गया है नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन तमाम पार्टियों और दलों को लेकर। लेकिन क्या अब ये साफ हो गया है कि जो एक मैजिक था नरेंद्र मोदी का, वो भी नहीं चल रहा है? आरएसएस को भी इसका, जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले एहसास हुआ, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी इसको लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन उसको लेकर कोई एक्शन नहीं उठाया गया। क्या आप कह सकते हैं कि अब पूरे तरीके से कंट्रोल आरएसएस ही करता हुआ आएगा, या अभी भी आपको लगता है कंट्रोल अमित शाह और नरेंद्र मोदी ही करेंगे? क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा था कि अब आरएसएस की उन्हें ऐसी जरूरत नहीं है, अब वो बालिग हो चुके हैं, यानी पार्टी बालिग हो चुकी है। विवेक जी। सवाल आरएसएस के नियंत्रण का सवाल है। जी। वो प्रक्रिया अभी फिर से एक बार शुरू हो गई है, उसने जोर पकड़ लिया है। आरएसएस फिर एक बार संघ परिवार पर पूरे और बीजेपी पर पर्टिकुलरली अपना नियंत्रण फिर से पुनर्स्थापित करने की ओर आगे बढ़ा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की आरएसएस के नेताओं के साथ में 3 बैठकें हुई और हरियाणा में जो कैंडिडेट सिलेक्शन में आरएसएस अभी उतर गई है, और जम्मू कश्मीर में जो जिनको साइडलाइन किया गया था, राम माधव, उनको अभी जम्मू कश्मीर का चार्ज दिया गया है। ये सारी जो बातें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो जो केरला में इनका चल रहा है समन्वय बैठक, उसमें वो जो जेपी नड्डा, जिन्होंने इस तरह का एक बहुत ही भद्दा स्टेटमेंट दिया था कि अभी हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, ब्लंट स्टेटमेंट दिया था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, किसी जमाने में थी, आज नहीं है, अभी हम स्वतंत्र है, हम अपने बलबूते पर अपना भला बुरा जो है वो कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था, वो जेपी नड्डा इसमें शामिल हुए हैं। ये जो समन्वय बैठक है उसमें शामिल हुए हैं। तो ये जो एक बूमरैंग हुई है ये सारी बात, तो मतलब इससे ज्यादा और क्या एंटी क्लाइमैक्स हो सकता है कि वही जेपी नड्डा भी आरएसएस की समन्वय बैठक में बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। तो अब आरएसएस ने फिर से एक बार अपना शिकंजा कसने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, क्योंकि 240 पर जो आए हैं उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस ने भी खेल किया है, ये उनको पता है। तो वो जो अपने आप को बहुत ही ऑमनीपोटेंट मान रहे थे कि मैं हूं तो और कोई नहीं, और मतलब भागवत जी ने, आरएसएस प्रमुख ने तो 2 बार उनको अच्छे से टॉन्ट भी लगाए कि लोग अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। अहंकार की भी एक बार उन्होंने बात की। तो कहीं ना कहीं आरएसएस रीअसर्ट कर रहा है और मोदी जी को और शाह को ये बता रहा है कि भाई आप जो हमको साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं होगा, साइडलाइन आपको होना पड़ेगा। और जो 240 पर उतरे हैं उसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई का तो कंट्रीब्यूशन है ही, उसमें संविधान के मुद्दे का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन आरएसएस जो है वो इस चुनाव से उसने अपना हाथ खींच लिया था। इसकी खबरें जगह जगह से आ रही थी, ये बात भी सच है। तो मैंने ये बात चुनाव से पहले भी कई फोरम्स पर कही थी, आपके चैनल पे भी शायद कही होगी, कि आरएसएस अब की बार चुनाव में उस स्वेच्छा के साथ और उस उत्साह के साथ भागीदार नहीं हो रहा है जो हमने पहले देखा है, इसलिए कि आरएसएस अभी
बीजेपी को, पर्टिकुलरली मोदी और अमित शाह को एक सबक सिखाना चाहती है कि हमारी मदद के सिवाय आपको उस तरह का यश नहीं मिलेगा जो आप समझते हैं कि आप अपने खुद के बलबूते पर ला सकते हैं। और वो आरएसएस ने कर दिखाया है। 2004 में भी आरएसएस ने ये किया था, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी के समय। उस समय शाइनिंग इंडिया वगैरह से हार नहीं हुई थी, हार आरएसएस की वजह से हुई थी। 2005 में जो के सुदर्शन जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अडवाणी और वाजपेयी जो है वो बूढ़े हो गए, उन्होंने अभी युवा नेताओं को सामने लाना चाहिए। ये स्टेटमेंट ही एक तरह से प्रूफ था इस बात का कि 2004 के चुनाव में आरएसएस पूरी तरह से बैठ गई, पूरी तरह से बीजेपी को इग्नोर किया था। तो आ, उस बार तो आरएसएस का एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए वो बीजेपी से नाराज थे। अब की बार उस तरह का कोई कारण नहीं था, लेकिन अब की बार कारण था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप को ओमनीपोटेंट मान रहे थे, वो सबसे ऊपर मान रहे थे और आरएसएस को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे, आरएसएस को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से संगठन जो है, संगठन के ऊपर व्यक्ति बढ़ गया था और वो बात जो है आरएसएस की फिलॉसफी में बैठने वाली बात नहीं है। आरएसएस संगठन को सर्वोपरि मानता है। तो संगठन को फिर से एक बार सबके ऊपर रखने की प्रक्रिया अभी शुरू हो गई है और उस दिशा में आरएसएस ने कदम बढ़ाया है। इसी के चलते आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले 1-2 साल में मोदी जी 75 साल के जब हो जाएंगे, तो 75 साल के बाद 75 साल का नियम उनको लगाकर नेतृत्व बदल किया जाएगा बीजेपी में और मोदी जी को एक ऑनरेबल एग्जिट दिया जाएगा। ये भी हो सकता है, ये भी इसकी भी तैयारी आरएसएस कर रहा होगा। इसके बारे में मैं जितना आरएसएस को समझता हूँ, मेरे मन में कोई आशंका इसके बारे में नहीं है। तो ये कुल मिलाकर अभी बीजेपी की स्थिति है vis-a-vis आरएसएस और ये दोनों के बीच का जो डायनामिक्स है वो अभी पूरी तरह से हरकत में आ गया है। वो डायनामिक्स बहुत तेज काम कर रहा है और जो 100 साल आरएसएस के हो रहे हैं उस 100वें साल में सामाजिक न्याय का एजेंडा सबसे ऊपर हो जाए, ये आरएसएस के जो सेलिब्रेशंस होंगे उस पर पानी फेरने वाली बात है, क्योंकि आरएसएस का पूरा जो गेम प्लान था वो गेम प्लान ही यही था कि हिंदुओं में एक सामाजिक न्याय पूरी तरह से स्थापित होने से पहले ही यूनिटी तो तभी होगी जब सामाजिक न्याय स्थापित होगा। वो सामाजिक न्याय स्थापन करने की प्रक्रिया तो उन्होंने कभी चलाई नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। मतलब इनके लोग मेरिट बचाओ आंदोलन चलाते हैं, इन्होंने रिजर्वेशन को विरोध किया। इनके लोग इस तरह की पोस्ट लिखते हैं सोशल मीडिया में रिजर्वेशन के खिलाफ, हालांकि ऑफिशियली ये बात अलग करते होंगे। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया भी साथ में अगर चलाई होती आरएसएस ने, 100 साल में आपको एक भी आरएसएस का प्रमुख ब्राह्मण के अलावा दूसरा कोई नहीं मिला। ये जो है ये पूरी तरह से दर्शाता है कि आप एक ब्राह्मणिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आप ब्राह्मणवाद में और मनुवाद में आपका विश्वास है। तो ऐसे में 100 साल आपने सामाजिक न्याय के लिए कुछ न करते हुए पूरे हिंदू समाज की यूनिटी बनाकर उनको एक मुस्लिम समुदाय का डर दिखाकर जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है वो डर पैदा करके उनको बरगलाया है। और आपके 100वें साल में ये हो रहा है कि वो सारे जो तबके हैं जो आपके बहकावे में आए थे वो उनको अपने सही न्याय की समझ फिर एक बार आ गई है और वो अभी आपके साथ उस तरह से फुट सोल्जर बन के काम करने के लिए तैयार नहीं है जैसा आप चाहते थे। तो वो आपके लिए एक एंटी क्लाइमैक्स आरएसएस के मूवमेंट के लिए है। उनके 100वें साल में इस तरह की स्थिति बनी है, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एंटी क्लाइमैक्स है। इसलिए वो केवल मोदी और शाह नर्वस नहीं है, आरएसएस भी नर्वस है, क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी उनको पूरी तरह से उनके प्लान को फॉइल करने की दृष्टि से सामाजिक न्याय की लड़ाई आगे बढ़ते हुए उनको दिख रही है बुशरा जी। जी, बिल्कुल। और ज़ाहिर-सी बात है नर्वस सिर्फ़ मोदी और अमित शाह नहीं है जो उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आता है, बल्कि नर्वस आरएसएस भी है, ये साफ तौर पर दिख रहा है, कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है। 100 साल वो अपने कितने ग्रैंड तरीके से मनाना चाहते थे, लेकिन वो तो अभी लग नहीं रहा है कि वो मुमकिन हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं कि पिक्चर में एक बार फिर से आ गई है आरएसएस और वो आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, उनमें शायद कमान अपने पूरी तरीके से हाथ में लेना चाहती है और उसकी कई बानगी
की हमें देखने के लिए मिली है। लेकिन ये ज़रूर है कि अब जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी के जो मुद्दे हैं वो सर्वोपरि हो गए हैं और वही सियासत को रन करते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर पर लग रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी। एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा। देखिए, इनकी हिपोक्रेसी देखिए, ये मुसलमानों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस तरह का इनका एक प्रोपेगेंडा है। तो उसके लिए तो आपके पास इलाज है। आप 2011 में सेंसस हुआ, उसके बाद जातिगत जनगणना जाने दीजिए। आप जनरल सेंसस कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुसलमानों की तादाद कितनी बड़ी है, ये बताने के लिए आपके पास तो मौका है अभी। आपका जो गणित है मुसलमानों की तादाद का, वो किस ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है या कौन से प्रोपोर्शन से बढ़ रहा है, ये जो आप बताते हैं, वो सिद्ध करने का मौका तो आपके पास अभी है। 2011 के बाद अभी 14 साल 13 साल हो गए, आप सेंसस नहीं करा रहे। आप सेंसस करा के इस बात को सिद्ध कीजिए कि देखिए 2011 में मुसलमानों की तादाद इतनी थी और हम ना कहते थे कि इस स्पीड से बढ़ रही है, देखिए 2024 में क्या स्थिति है। ये तो आप सिद्ध कर सकते हैं। क्यों नहीं करा रहे हैं आप सेंसस? क्योंकि आपको पता है, आप तो मुसलमानों की तादाद के बारे में आप जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो झूठ साबित होगा इस सेंसस से। इसलिए भी आप सेंसस नहीं कराना चाहते। बुशरा जी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। वक़्त की कमी है, बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, उमाकांत जी आपका भी, विवेक जी आपका भी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप तमाम हमारी जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, पहुँचाइए। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। रोज़ की तरह शाम को 7 बजे जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज़ पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।